जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादमों में लैंगिक जनन और हमने सेशन बाय सेशन, टॉपिक बाय टॉपिक अपने कुछ टॉपिकों को जाना है और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है परपरागण। क्योंकि हमने पिछला सेशन किया था तो पिछला सेशन हमारे का नाम क्या नाम था? स्वपरागण। स्वपरागण में हमने पीछे जाना था क्योंकि स्वपरागण के प्रकार यानी कि संयुग्मन और सजातीय। और आज हम जानेंगे परपरागण कि परपरागण क्या है और वह कितने प्रकार का होता है और उसकी विधियां, मतलब प्रकारों को ही हम क्या बोलते हैं? विधियां बोलते हैं। तो आइए जानते हैं। तो टॉपिक है हमारा परपरागण। परपरागण क्या है? परपरागण। तो सबसे पहले हम जानते हैं परपरागण होता क्या है। बाकी हम आगे चलेंगे तो परपरागण को समझिए पहले। परपरागण क्या है? परपरागण से मतलब है दूसरा, इधर एक इधर एक। जैसे ये इधर ये, इसका इस पर जाना, ये अलग है ये अलग है, यानी कि ये पादप अलग है और ये पादप अलग है, दोनों ही अलग अलग पादप। यानी कि क्या बनी हुई है? एक डिस्टेंस बनी हुई है। तो पादप अलग अलग है, बाकी आपका चीज वही होगी, यानी कि उनकी क्या होंगी? जातियां एकदम समान होंगी। जैसे कि हम जानते हैं परिभाषा से, तो कैसे लिखेंगे? जब किसी पादप के पुष्प के जब किसी पादप के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। तो जब किसी पादप के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। याद रखना है कि समान जाति का ही होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि टमाटर या किसी दूसरी जाति के पौधे पर किसी दूसरे के परागण को अगर हम डाल दे तो वह परागण कर लेगा। जैसे कमल है तो कमल के परागकणों को पीपल के परागकणों में डाल दें, आम के परागणों में डाल दे तो वो वहां कमल उगाएगा। ऐसे ही थोड़ा होता है। तो ऐसा नहीं, हमें जाति क्या रखनी है? समान रखनी है। ये यहां ध्यान देना है
अगर इसमें आप लिख सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे जब किसी एक ही जाति के पादप जब किसी एक जाति के पादप के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जो उसी की ही जाति का होता है, तब इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। यानी कि इनकी क्या होनी चाहिए, जाति समान रहनी चाहिए। तो आप सिंपल डेफिनेशन में आराम से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं और भी जानते हैं कि हाँ इनकी जातियां कैसी होंगी, समान रहेंगी। जैसे कि हम यहां देखें, जैसे ये हमने मान लिया ये हमने मान लिया कि सरसों का क्या है, पौधा है, एक क्या है, सरसों का पुष्प है, क्या है, सरसों का। और यहां पर भी तो ये क्या है, सरसों। दोनों किसके हैं, सरसों के पुष्प हैं, दोनों सरसों के पौधे हैं, और दोनों के सरसों के पौधों से हमने क्या ले लिया, पुष्प ले लिया है। तो परागण कैसे समझे, इस पुष्प के क्या परागकण और इस पुष्प के वर्तिकाग्र, क्या, वर्तिकाग्र, जब इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण पर पहुंच जाए, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी एक पादप के पुष्प के परागकण किसी दूसरे, यानी एक ही जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। ये पादप अलग है और ये पादप अलग है, दोनों पादप अलग अलग हैं लेकिन एक ही जाति के हैं। ये भी सरसों और ये भी सरसों। सरसों आप सभी जानते होंगे, लाई भी बोलते हैं, लेटा भी बोलते हैं, अलग अलग अपनी जहाँ की जैसी भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, उस हिसाब से हम इन्हें अलग अलग नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर हम देखें तो इसे मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों के नाम से जानते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजों में आती है, जो हमारी किताबों में देखने को हमें मिलती है। तो बात समझ में आई, ये पादप अलग था, ये पादप अलग है। इस पादप के पुष्प से परागण निकलकर कहां पहुंच गए, दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, जिसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, पादप उसमें क्या था, पादप एक था, स्वयं युग्मन में हमने पढ़ा था, यानी पादप एक था और पुष्प भी एक था। लेकिन जब हम सजातीय में चले तो पादप एक था लेकिन पुष्प दो थे, यानी उसी के पुष्प दो थे। इसमें आ गए, परपरागण में आ गए तो पादप भी दो हो गए और पुष्प भी अलग अलग दो हो गए, यानी पादप अलग हो गए और उन दोनों के पुष्प भी अलग अलग हो गए। तो सीधी सीधी बात है, परपरागण थोड़ा सा समझ लो, एक दो बार रिवाइज कर लो, सीधा सीधा समझ में आ गया। तो सीधा सीधा समझ सकते हैं, पादप अलग पुष्प अलग, उन दोनों के परागण इसके परागण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, बात खत्म। परपरागण, स्वपरागण में एक ही पादप रहता था। तो ये हो गई हमारा क्या, परागण। अब परागण में हम इसके क्या पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। तो परागण के प्रकार, तो परागण के प्रकार, तो परागण के प्रकार में हम जानेंगे
क्या है परागण के प्रकार? तो इसके निम्न प्रकार या बोले भाग हैं जो इस प्रकार है। इस प्रकार मतलब नंबर 1 कैसे हो सकता है, या फिर बोले पर परागण की विधियां भी बोल सकते हैं ना। यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम परागण की विधियां भी बोल सकते हैं। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, परागण की विधियां भी बोल सकते हैं। क्या? परागण की पर परागण, क्या करना है, पर परागण की विधियां। ऐसी परागण के पर परागण, और यहां पर भी आप क्या करेंगे, पर परागण करेंगे। क्या परागण देख लें एक बार, हमने पीछे पर परागण ही कराया ना, पर परागण ही। तो पर परागण के प्रकार बोले या फिर पर परागण की विधियां बोले, तो पर परागण की निम्नलिखित विधियां हैं। तो यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, इसे यहां से निम्न विधियां हैं। ठीक है जी, ऐसे हम कर सकते हैं। जो इस प्रकार है नंबर 1। तो नंबर वन पर क्या हो जाएंगे, तो नंबर पर हमने क्या जाना था, हमने जाना था बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। तो जैविक जाने लेते हैं, ये मुख्य विधियों में लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जैविक, इसकी जैविक की। यहां पर हम ऐसे से डालेंगे क्या, जैविक घटक। जैविक घटकों में आ जाता है ए में हम क्या लिख लेंगे, तो हमने बात की थी किसकी, कीटो, क्या, कीटो द्वारा पर परागण, कीटो द्वारा पर परागण। क्या होता है कीटो द्वारा पर परागण, तो जब कीटों के माध्यम से क्या होता है, परागण होता है, इसके द्वारा, कीटों के द्वारा। अब जैविक से आपको जान लेना है कि जैविक का मतलब है जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। आज जैविक क्रियाएं किसमें होती हैं, जो लोग जीवित होंगे, जो प्राणी जीवित होंगे, उनमें ही तो जैविक क्रियाएं होंगी। अब ऐसा थोड़ी है कि जल में जैविक क्रियाएं हो रही हैं। जैविक क्रिया से मतलब जीव उसमें चलते फिरते हैं, लेकिन है वो निर्जीव चीज। मान लो वायु है, क्या है, अजैविक घटक है। तापमान है, अजैविक घटक है। तो ये अजैविक घटक में जैविक घटक से मतलब हमें इतना है, जैसे कि जो प्राणी जीवित होते हैं, जीवित रहकर वो क्या काम करते हैं, परागण की क्रियाओं को करते हैं, उन्हें जैविक। बात समझ में आई? देखिए, तो कीटों द्वारा परागण है। तो कीट कैसे परागण करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, भौरा आपने देखा होगा, मधुमक्खी आपने देखी होगी, तितलियां आपने देखी होंगी, ये सब क्या है, जैविक है, कीट है। चींटियां आपने देखी होंगी। तो ये कीटों, ये किस में आ जाते हैं, कीटों में आ जाते हैं। तो कीटों में हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या है, जब कीटों द्वारा पराग कणों
को किसी दूसरे पुष्प पर नहीं, वर्तिकाग्र पर। किस पर? जब कीटों द्वारा परागकणों को किसी दूसरे पुष्प जब कीटों द्वारा पुष्पों के परागकणों को, किसके? पुष्पों के परागकणों को। अब फिर आप यहां कहोगे कि भाई परागण लिखा है तो इसी वजह से पुष्पों के परागकणों को, इसके पुष्पों के परागकणों को, दिखाई दे रहा होगा? देख रहा है। परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना कीटों द्वारा परपरागण कहलाता है। कीटों द्वारा परपरागण कहलाता है। जैसे कीटों द्वारा किसमें होता है? जैसे मधुमक्खियों द्वारा, जैसे मधुमक्खी, चींटी द्वारा, किसके द्वारा? चींटी द्वारा, और तितली द्वारा, तो भौरे द्वारा, इनके द्वारा क्या हो जाएगा? आपका कीटों द्वारा परागण हो जाएगा। यानी कि जब कोई कीट किसी पुष्प के परागणों को अपने, जैसे आपने देखा होगा कि सरसों होती है और सरसों पर मधुमक्खियां आती हैं, और मधुमक्खियों के जो नीचे के क्या होते हैं? पैर होते हैं। उन पैरों पर बहुत बारीक कांटे टाइप होते हैं। जैसे ही वो सरसों के पुष्प पर बैठती है और बैठकर जब वो उड़ती हैं तो उनके पैरों पर परागकण चिपक जाते हैं, क्योंकि परागकण इतने हल्के होते हैं जो उनके क्या पैरों से चिपक जाते हैं। अब परागकणों में हल्का चिपचिपापन सा रहता है, जिससे कि और उनके किसके? मधुमक्खियों के पैरों में जो कांटे टाइप होते हैं वो उन्हें क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। और जैसे ही वो यहां से उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर बैठ जाती है तो उसके पैरों से किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचकर जो परागण होते हैं उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यानी कि वो वहां उसे छोड़ देता है, फिर वहां से उड़ती है, फिर दूसरे पर चली जाती। इस तरीके से घूम फिरकर कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती रहती है। तो जैविक घटक में हमने पढ़ लिया कीटों द्वारा पर परागण, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीटों द्वारा, और नंबर दो में हम पढ़ेंगे जंतुओं द्वारा या पशुओं द्वारा परपरागण। पशुओं द्वारा परपरागण। तो पशुओं द्वारा परपरागण, पशुओं के माध्यम से जब पशु इधर उधर घूमते फिरते हैं, जैसे कि सबसे बड़े पुष्प की अगर हम बात करें रैफ्लेशिया की, तो रैफ्लेशिया में हाथी के माध्यम से क्या कराया जाता है? परागण किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? ऐसा परागण जिसमें पशुओं के माध्यम से परागण की
प्रक्रिया पूर्ण होती है पशुओं द्वारा परागण कहलाता है। पशुओं द्वारा परागण कहलाता है। तो जैसे रैफ्लेशिया के पुष्प जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लगभग 40 किलो के आसपास ये का पुष्प बताया जाता है। तो जो हाथी होते हैं, हाथियों को उसमें गुजारा जाता है, क्योंकि अगर आदमी घूमने लगा और मान लो पुष्प कैसे ही टूट गया तो आदमी तो दब के मर जाएगा। हाथ पर भी गिर सकता है, सिर पर भी गिर सकता है, छोटा बच्चा दब भी सकता है, व्यक्ति भी दब पड़ सकता है। तो इसी वजह से हाथी भारी भरकम होता है। तो हाथी को रैफ्लेशिया के पुष्पों में होकर क्या करा जाता है, गुजारा जाता है, जिससे कि उसके शरीर से लग लग कर क्या हो जाता है, उसके परागण निकल कर उसके दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। या फिर पानी हाथी भर लेता है, मान लो किसी नहर से कहीं से पानी या चलती हुई नदी से पानी उसने भर लिया और उसके ऊपर उसने तेजी से क्या मारा, फुहार मारे, धूल से जैसे क्या मारेगा, फुहार मारेगा, तो उसकी इतनी तेज स्पीड होगी कि उसके परागण क्या हो जाएंगे, किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो हम यहां पर उदाहरण क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में हम लिखेंगे हाथी। क्या लिखेंगे, हाथी। तो ये हो जाएगा आपका पशुओं द्वारा। तो ऐसा परागण जिसमें पशुओं के माध्यम से परागण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है या पूर्ण होती है, पशुओं द्वारा परागण कहलाता है। ऐसे ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट ये पशुओं द्वारा हो गया, और आपका और क्या जान लिया था हमने, कीटों द्वारा, पशुओं द्वारा। ऐसे ही तीसरी के बारे में हम जान लेंगे, जंतुओं द्वारा या पक्षियों द्वारा भी बोल सकते हैं। किसके, पक्षियों द्वारा। पक्षियों द्वारा परागण। तो पक्षियों द्वारा परागण, पक्षी जैसे कि आपने चिड़िया देखी हैं, आपने कबूतर देखे हैं, आपने तोता देखे हैं, बहुत सारे पक्षी हमें इधर उधर घूमते हुए मिल जाते हैं, जो क्या करते हैं, परागण की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, परागण की क्रिया कराते रहते हैं। तो क्या लिख लेंगे इसमें, ऐसी या ऐसा परागण जो क्या पक्षियों द्वारा संपन्न होता है उसे पक्षियों द्वारा परागण कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागण उदाहरण के लिए जैसे तोता, चिड़िया, बाज आदि। जैसे कि आपने पीपल देखा होगा, गूलर देखा होगा, ये जो हमारे वृक्ष होते हैं, आम हैं, आम में वायु द्वारा भी हो जाता है, कीट भी करते हैं, लेकिन जो हल्के हल्के जो पक्षी होते हैं वो भी क्या काम करते हैं, छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं वो बैठ कर इधर उधर
चलती फिरती रहती हैं। तो तोता, चिड़िया, बाज ये हमारे क्या करते हैं, पक्षी परागण की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पक्षियों द्वारा। ऐसे ही आप जंतुओं द्वारा लिख सकते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं हमारे, ये कुत्ता, बिल्ली, ये सब, तो ये किस में आ जाएंगे, जंतु में। तो ये भी क्या करते हैं अन्य, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि जंतुओं द्वारा ऐसा परागण जो जंतुओं द्वारा संपन्न होता है वो क्या कहलाती हैं, परागण की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी इतना लंबा चौड़ा लिखने की नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उसमें अपने शब्दों में जान डाल सकें और उसे अच्छी तरीके से थ्योरेटिकली लिख सकें। तो ये अब हम किस में आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 मतलब कौन सा, अजैविक। कौन सा, अजैविक। तो अजैविक में भी हम जान लेते हैं, अजैविक घटक में, अजैविक घटक में नंबर 1 जल, जल द्वारा परागण। तो जल द्वारा परागण में इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख लेंगे ऐसा परागण जो जल द्वारा पूर्ण होता हो, जो जल द्वारा पूर्ण होता हो। ऐसा परागण जो जल द्वारा पूर्ण होता हो, या ऐसा परागण जो जल द्वारा परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के परागकणों तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसा परागण जो जल द्वारा पूर्ण होता है, या जिसके द्वारा एक पुष्प के परागण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है। ऐसे परागण की विधि को हम क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण की विधि कहते हैं। तो जल द्वारा उदाहरण में, यहां हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, जैसे कमल है, जलकुंभी है, क्या है, जलकुंभी है, जलकुंभी। तो कमल, जलकुंभी, इनमें क्या होता है, जल द्वारा परागण होता है, क्योंकि जल के माध्यम से कमल के परागण निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, दूसरे कमल पर पहुंचकर क्या कर देते हैं, उसे परागित कर देते हैं। तो ऐसा परागण जो जल द्वारा पूर्ण होता है, उदाहरण कमल, जलकुंभी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये चीजें। तो ऐसा परागण क्या कहलाता है, जल द्वारा परागण कहलाता है। नेक्स्ट यहीं पर ही लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, दूसरा। तो दूसरा हमारा आ जाएगा वायु द्वारा, क्या, वायु द्वारा वायु द्वारा परागण में जब परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, तब इसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। वायु द्वारा परागण। उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा आपका वायु में कौन, जैसे गेहूं, क्या होता है, गेहूं, बाजरा, इनमें ही तो होता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा,
आदि। जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, इन सब में क्या होता है? वायु द्वारा परागण होता है। तो ये हो जाएंगे हमारे अजैविक घटक में पर परागण की विधियां। तो ये हैं हमारी अजैविक घटक की विधियां, परागण की विधियां। ऐसे ऐसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि वायु में जैसे गेहूं होता है, तो गेहूं जैसे हम सब गेहूं लगाते ही हैं, ज्यादातर बच्चे किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, और जो नहीं करते हैं वो चलते फिरते देख भी लेते होंगे। सभी ने देखे होंगे, देखने चाहिए। जिन लोगों ने अगर नहीं देखे तो उन्हें देखने भी चाहिए, जिससे कि हमें प्रकृति के बारे में हमें पता चले कि प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि प्रकृति की चीजों से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। तो हमें घूमना फिरना, इधर उधर भ्रमण भी हमें करते रहना चाहिए, जैसे कि हमें प्रकृति की नई नई चीजों की जानकारी हमें होती रहे, मिलती रहे। तो जब आपने गेहूं देखे होंगे तो गेहूं के खेत होते हैं, और जब हवा चलती है, वायु चलती है, तो ऐसे 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 कर 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 क्या होते हैं, हलते हैं। और जब हलते हैं तो उनके परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के परावर्ती काग्र पर पहुंचकर परागित हो जाते हैं, जिससे कि परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये है हमारा क्या, पर परागण। तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना पर परागण। पर परागण के हमने दो मुख्य घटक पढ़े, यानी जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटकों में हमने विधियों के बारे में पढ़ा, यानी किन किन विधियों द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न हो सकती हैं। तो हमने 3-4 विधियां पढ़ी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अजैविक घटक। अजैविक घटक में हमने जल और वायु द्वारा परागण पढ़ा, कि जल द्वारा परागण कैसे होता है और वायु द्वारा परागण कैसे होता है। तो आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा, अच्छा आया होगा। और मैं ये आशा करता हूं कि आप एक बार समझें, थोड़ा दिमाग लगाकर कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें और क्लियर करें। अगर एक बार आपके समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर समझ में आ गया, तो आप, ये तो मैंने बहुत छोटा छोटा कर कर लिखा है, यानी कि ऐसा परागण जो जल द्वारा पूर्ण हो जाता है, जल द्वारा परागण कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने ये लाइन यहाँ छोड़ दी है कि जल द्वारा परागण कहलाता है, वरना मैं यहाँ भी बढ़ा सकता है इस लाइन के लिए, जैसे कि कमल, जलकुंभी। ये नेक्स्ट ऐसे ही हमने नीचे लिखा है, जबकि हमें लिखने के लिए तो इसमें बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तभी हम शब्दों को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम शब्दों को नहीं बढ़ा सकते। रटने से काम नहीं चलेगा कि हाँ ऐसा परागण जो जल द्वारा पूर्ण हो जाता है, बस ये 1.5 लाइन 2 लाइन हमने रट ली और बात खत्म। समझ गए? तो आप अपने आप ढेरों एग्जाम्पल बता सकते हैं, आप ढेरों लाइनें लिख सकते हैं, हजारों शब्दों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं इसी टॉपिक पर विराम देते हैं, और कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।